ज़ोर हवा भी आ रही है। हमारे साथ इस मंच पर दीपिका चतुर्वेदी जी हैं, जो एक लेखिका, डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता हैं और आपकी पुस्तक अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर गोमती संस्कृति और पर्यावरण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इससे पहले उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। दीपिका जी फिल्म निर्माता के रूप में खादी बोर्ड की योजनाओं, बदोही कंबल फैक्ट्री, गुफा चित्रों, फॉसिल पार्क, आयकर विभाग और प्राथमिक विद्यालयों जैसी विविध विषयों पर डॉक्यूमेंट्री बना चुकी हैं। अपनी लेखन, फिल्मों और सामाजिक सक्रियता के माध्यम से दीपिका जी विरासत, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करती आ रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपिका जी इस मंच पर। थैंक यू सो मच मैम। तो दीपिका जी, जो आपकी किताब है अलोंग द बैंक्स ऑफ गोमती, तो मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि ये डॉक्यूमेंट्री बनाते बनाते आपने किताब लिखने के बारे में क्यों सोचा और इसके पीछे क्या मोटिव था जो आपने ये किताब लिखी? पहले तो मैम मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी इस मंच का, आप सबका, कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी अपनी बात कहने की। तो मैं यही बोलूँगी कि अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, मैं यहाँ अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर गोमती जो कि मेरी बुक है उसको डिस्कस करने आई हूँ। एंड ये बहुत रिलेट करती है रिवर यमुना और रिवर गोमती दोनों एक साथ। रिवर गोमती पे ऑलरेडी बहुत काम हो चुका है, 2018 में स्टार्ट हुआ था एंड आज तक वहाँ पे हो रहा है काम। जो गोमती का उद्गम है, जहाँ से गोमती स्टार्ट हुई है, फुलर झील माधो टांडा में, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में आती है, वहाँ से स्टार्ट हुई थी। और मेरी जर्नी भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म की वहीं से स्टार्ट हुई। मैंने एक छोटी सी फिल्म बनाई थी डीएम पीलीभीत डॉक्टर अखिलेश मिश्रा के लिए कि गोमती कहाँ से ओरिजिनेट होती है। जब मैं वहाँ गई, मैंने वो जगह देखी, तो मुझे लगा कि इसके बारे में एक विस्तृत जानकारी जो लोगों में होनी चाहिए नहीं है। मैंने कई लोगों को इंटरव्यू किया और अराउंड 50 लोगों को लखनऊ में आके इंटरव्यू किया, जो गोमती लखनऊ की लाइफलाइन कही जाती है और लखनऊ को बिल्कुल डिवाइड करती है बीच से एंड दो हाफ में बांटती है। लोगों को वहाँ पे भी नहीं पता था कि गोमती कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो एक ये एजुकेशनल फिल्म थी, लेकिन जब वो वहाँ पे फिल्म बनना स्टार्ट हुई, डीएम ने वहाँ इनिशिएटिव लिया, वो पूरी जहाँ जो झील थी जहाँ से गोमती स्टार्ट हुई वो पूरी गंदी पड़ी थी, पूरा कोई भी वहाँ पे काम नहीं हुआ था। एक उन्होंने जिसे बोलते हैं जन आंदोलन वहाँ क्रिएट कर दिया 2 अप्रैल 2018 में, और करीब 10,000 लोग सिर्फ एक डीएम की कॉल पे वहाँ पे इकट्ठे हो गए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। एंड उस दिन पीलीभीत की दुकानों में फावड़ों की कमी आ गई थी, क्योंकि हर आदमी, अगर आप सड़क पे देखो, न्यूज़पेपर उस दिन नेक्स्ट डे भरे पड़े थे, लोगों के हाथ में, कार में, बाइक में से फावड़े थे कि उनको वो गोमती उद्गम जहाँ है, वो जो झील है, उसकी सफाई करनी है। एंड एक दिन में वहाँ की उसकी सफाई हो गई, लेकिन वो जो 47 किलोमीटर था वो निगलेक्टेड था। उन्होंने पूरे 11 महीने करीब लगे एंड वो पूरी रिवर, वो पूरा 47 किलोमीटर जो विलुप्त हो चुका था मैप से, वो वापस रिवाइव कर दिया, और जिसको बोलते हैं कि एक अविरल धारा बहा दी गोमती। तो कितना समय लगा दीपिका जी? अराउंड 11 मंथ्स। एंड उसके साथ उन्होंने जो उसके बैंक्स पे मिनी फॉरेस्ट भी क्रिएट करे, जो वहाँ पे पुराने मंदिर थे उनका जीर्णोद्धार भी किया, एंड रेगुलर वहाँ पे कुछ ना कुछ गोमती का जो ये झील का किनारा था, वहाँ पे कभी कोई कथा हो या कभी कवि सम्मेलन हो। मेन उनका ये था कि लोगों में अवेयरनेस लाके एंड लोगों को इससे जोड़ना। ये सिर्फ काम उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिशियंस का नहीं है, जो हम लोग सोचते हैं कि अगर रिवर है, हम वहाँ पे रह रहे हैं, ये मेरी सिटी है, हमारी भी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि रिवर साफ रहे। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, ये तो सरकार का काम है या पॉलिटिशियंस का काम है, या जो हमारे एमपी या
वो जितने हैं भी, मेले हाँ। मेलसी हैं, उनका काम है, ऐसा नहीं है, हम लोग भी बहुत छोटी छोटी चीज़ों में कर सकते हैं। अगेन फिर हुआ क्या, 2019 आते आते वापस वो रिवर, वो 47 किलोमीटर से लोगों ने फिर से अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। एंड 20 में फिर दूसरे डीएम आए, पुलकित खरे जी, उन्होंने पदयात्रा करी 47 किलोमीटर की, एंड पार्ट्स में करी, एक बार में नहीं। वो मैं उस पदयात्रा का मैं भी पार्ट रही। मैंने फिर से डॉक्यूमेंट्री बनाई, फिर उन्होंने लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करी, एंड वो वापस रिवाइव हो गई, जिसमें आज तक फिर से तो नहीं कब्जा हुआ है, लेकिन हाँ, लोगों में जो वहाँ पे एक रिवर के प्रति एक प्यार, एक चेतना उत्पन्न हुई थी। तो मैंने सोचा कि जनरली होता क्या है, अगर कोई रिवर को साफ़ करना है तो इवन की एडमिनिस्ट्रेशन में भी कोई प्लान चाहिए होता है कि बिल्कुल। इतना बड़ा गंगा एक्शन प्लान, सब लोग इससे अवगत हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, दोनों डीएम ने ना कोई जो इसका वेट किया कि सेंटर उन्हें कोई बजट दे या स्टेट उनको, या स्टेट उनको कोई बजट दे। उन्होंने जो ऑनगोइंग योजनाएं थी सरकारी मनरेगा से, उससे अटैच करके उससे मजदूर अच्छा। लिए, उनको भी रोज़गार मिला, एंड ये पूरी रिवर रिवाइव कर दी। तो मैंने सोचा कि जब एक 47 किलोमीटर में काम हो सकता है, वहाँ रिवर रिवाइव हो सकती है, ये एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिशियंस और लोकलाइट्स, जब ये तीनों एक साथ आके इन्होंने काम किया और हो सकता है, तो पूरे देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ये एक मिसाल की तरह लोगों के सामने आए और लोगों में जागृति आए, और ऐसा काम पूरे देश में हो। तो जब ये पैचेस में या अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में लोग ये करना शुरू कर देंगे, तो एक समय वो आएगा कि भारतवर्ष की सब नदियाँ साफ़ होंगी, और हमको फिर ये इसका एग्जाम्पल नहीं देना पड़ेगा कि थेम्स देखो कितनी साफ़ है, और हमारी रिवर राइट। जिसकी हम पूजा करते हैं वो इतनी गंदी है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है दीपिका जी कि चूँकि आप लखनऊ से दिल्ली आई हैं और ये विश्व पुस्तक मेला भी दिल्ली में है, तो दिल्ली और गोमती दोनों को जो लाइफलाइन कहा जाता है, लाइफलाइन नदियाँ, इनमें कितनी सिमिलैरिटी है? हम देखिए, यमुना भी कैसे साफ़ की जा सकती है? जी बिल्कुल। देखिए, जैसे बोलते हैं सरकारें बदली, हवाएं बदली, फ़िज़ाएँ बदली। इस समय हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने बहुत हद तक के साफ़ करी है, यमुना में काम शुरू कर दिया है। दो वो अभी स्टार्टिंग है। इस बार जब छठ पूजा हुई तो हम लोग को वो वाली फ़ोटोग्राफ्स नहीं देखने को मिली, जिसमें कि वो लगता था कि सर्फ में खड़े हुए और अर्घ दे रहे हैं सूरज को, साफ़ पानी दिखा। तो ये अभी स्टार्टिंग है, और शायद मैं ये नहीं कहूँगी कि सेम यही लाइंस फॉलो करें, लेकिन हाँ, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इस तरीके से यमुना भी साफ़ करी जा सकती है, लेकिन इसमें सिर्फ रेखा गुप्ता जी या सिर्फ जो इस समय प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्हीं की नहीं, हम सबकी भी जिम्मेदारी। अगर हम लोग छोटी छोटी अपनी जिम्मेदारियां समझें, तो यमुना भी वो दिन दूर नहीं है कि गोमती उद्गम की तरह साफ़ हो सकती है, वापस अपने जो एक पुराना उसका मिजाज था उसमें आ सकती है। और ये किताब लिखते हुए ऐसा कौन सा इशू था या ऐसा कौन सा इंसिडेंट था, ऐसी कौन सी सिचुएशन थी जो आपको सबसे ज़्यादा, जिसका इम्पैक्ट हुआ, जिसका प्रभाव आप पे पड़ा? देखिए, जब मैं 2018 में फ़र्स्ट टाइम पीलीभीत गई थी, ये डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, इसको पूरा डॉक्यूमेंट करने के लिए, तो कैमरे से तो लोग वहाँ गांव वाले अवगत थे, उनको पता था कि कुछ कैमरा होता है। लेकिन ड्रोन, जब हम लोग ने ड्रोन शॉट्स लिए, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये चीज़ क्या है जो उड़ रही है। इवन जो वहाँ पे लोकल कैमरामैन थे, उनको भी ड्रोन के बारे में पता नहीं था। तो वो चीज़ उनको बड़ी टच करी कि अच्छा, बाहर से कोई आया, उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि उन पे फ़िल्म बन रही है। और मेरा बहुत ज़्यादा मूवी में ये कंसंट्रेशन था कि मैं लोगों को वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उनके व्यूज़ उनको लूँ, ना कि जो कि ऑलरेडी फेमस लोग हैं उनका चेहरा ना दिखाते हुए मैंने आम जनता, आम लोगों को चुना। तो ये चीज़ मुझे बहुत टच करी थी। इवन जो अभी जो मैंने बुक लिखी है, और जो मैंने ज़रूर है, हाँ,
पॉलिटिशियंस जिन्होंने काम किया या एडमिनिस्ट्रेशन जिन्होंने काम किया उनके बारे में तो लिखा है। इसमें मैंने वो अनसंग हीरोज़ जो 15 साल 20 साल से गोमती उद्गम को रिवाइव करने के लिए लगे हुए थे, जुटे हुए थे, लेकिन उनके प्रयास उतने सफल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि उनको एडमिनिस्ट्रेशन का साथ नहीं मिल रहा था, उनके बारे में भी लिखा है। और आपकी किताब में ऐसा क्या आप संदेश देती हैं एज अ लेखक, ऑथर के एज अ ऑथर, जो सोशल चेंज लाए, जो सामाजिक परिवर्तन करे और एनवायरनमेंट में भी जो परिवर्तन लाए? ऐसे कौन सा उदाहरण है जो आप अपनी किताब से हमें बताना चाहेंगे? जी, इसमें मैंने आपको जैसे बोला, डीएम तो आते हैं चले जाते हैं, पॉलिटिशियंस भी आते हैं चले जाते हैं, जो लोकलाइट्स हैं, जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो वहाँ रह रहे हैं। और आज की डेट में अगर हम लोग अपनी नदियों को जैसे बोलते हैं कि माँ हैं, तो वो सही में माँ ही मानते हैं। आप वहाँ पे गोमती को सिर्फ गोमती की तरह संबोधन नहीं कर सकते, आपको गोमती मैया ही बोलना पड़ेगा, नहीं तो आपको टोक दिया जाएगा। तो वो जो उन्होंने माँ मानना शुरू किया है, उससे आज ये चेंज आया है कि एटलीस्ट वो जानबूझ के रिवर को गंदा नहीं करते, जाके उसमें गंदगी नहीं डालते या कोई पॉलीथीन या कचरा नहीं डालते या फूल या कुछ नहीं डालते। तो एक बहुत बड़ा ये वहाँ पे सोशल चेंज आया है। प्लस डॉक्टर अखिलेश मिश्रा ने वहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया था कि लोग आपस में नमस्ते इस तरीके से नहीं बोलेंगे, जब मिलेंगे तो जय माँ गोमती बोलेंगे। वो आज तक के वो ट्रेडिशन चला आ रहा है। पर दीपिका जी, जैसे हम नदियों को माँ या भगवान स्वरूप तो उनका पहले भी मानते थे, तो फिर ऐसा क्यों है कि हम पहले उन्हें गद्दा करते थे और अब हम मैया कह रहे हैं तो हम साफ़ करते हैं? मतलब इसमें सबसे बड़ा ऐसी मतलब क्या चीज़ है जो लोगों में इतनी जागरूकता आई कि उन्होंने, भले ही वो पहले भी माँ मानते हों, देवी मानते हों, और आज भी माँ मानते हैं, देवी मानते हैं, पर अब आज साफ़ कर रहे हैं और पहले साफ़ नहीं रखते थे? देखिए, इसमें मैं जो मेरा मानना है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बिल्कुल। आप ये देखिए, कोई एक गया, उसने वहाँ पे रील बनाई, बी इट एनी रिवर, हम यमुना हो, गंगा हो, गोमती हो, कुछ, और उसने सिर्फ ये दिखाया कि मैंने ये इतना पार्ट साफ़ करा है, एंड शायद उसकी रील को बहुत सारे व्यूज़ मिल गए, बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स मिल गए। ये उसने चाहे एक 10 मिनट का वहाँ पे काम किया हो, लेकिन उसके 5,000 फॉलोअर्स या 10,000 फॉलोअर्स हैं, उसमें वो लोगों ने देखा, वो एक एग्जाम्पल सेट हुआ। तो अब सोचिए कि वो छोटी होते होते कितने लोग इसको फॉलो करते हैं। मे बी वो शायद उनके पीछे मोटिव यही हो कि मेरी भी रील वायरल हो जाए या मैं भी रील डालूं, लेकिन थोड़ा तो काम हुआ। तो जो लोग इसको नेगेटिव में कई बार लेते हैं ना कि सोशल मीडिया बहुत नेगेटिव है, मैंने इसके बहुत पॉजिटिव चेंजेस भी देखे हैं। मैंने जब गोमती के बारे में मैंने फ़िल्म बना ली, वो ख़त्म हो गया, लेकिन मैंने रेगुलर सोशल मीडिया पे, चाहे वो अपने लेखन द्वारा या छोटे छोटे क्लिप्स के ज़रिए या अपनी फ़िल्म के ज़रिए लोगों को रेगुलर उस पर एजुकेट करती रही, अवगत कराती रही, या कुछ ऐसी राइटर्स लिखती रही कि लोगों के दिमाग से गोमती हटी नहीं। तो ये एक तरीका है बहुत, लाइक आपके सबकॉन्शियस में फिर वो हमेशा ज़िंदा रहता है कि आप इस तरीके से चीज़ें कर सकते हो। तो ये बहुत पॉजिटिव रोल सोशल मीडिया ने प्ले किया था। बिल्कुल। और ये डॉक्यूमेंट्री बनाते हुए आपको किस चीज़ में सबसे कठिनाई आई? देखिए, सबसे ज़्यादा जब कठिनाई आती है जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो। जैसे ये मेरा थॉट था कि मैं गोमती पे फ़िल्म बनाऊँ, तो ये अपना थॉट दूसरे के दिमाग में डालना, प्लस उस पे पॉजिटिव अफर्मेटिव आपको आंसर मिले कि हाँ, गो अहेड। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि मुझे अपना वो समझाना पड़ता है। और फिर जब मैंने फ़िल्म बनाना शुरू किया तो लोगों को लगा कि ये शायद एक नॉर्मल छोटी सी फ़िल्म है, लेकिन वो धीमे धीमे होते होते इतनी बड़ी हो गई थी कि इवन मुझे लखनऊ में डीएम थे उस समय, कौशल राज शर्मा जी, जो बाद में बनारस जो उन्होंने पूरा रिवाइव किया, वहाँ के डीएम थे, उनका कॉल आया। उन्होंने भी 17 किलोमीटर में लखनऊ में गोमती को साफ़ किया। प्लस जब मैं इसका लखनऊ लिटरेचर फेस्टिवल में इसका वो कर रही थी, लॉन्च कर रही थी, तो उसमें उस समय सतीश कौशिक जी सीतापुर में के पास शूट कर रहे थे। तो वहाँ से भी मुझे कॉल आया, बोले कि मैं इसका लॉन्च करने के लिए मैं आना चाहूँगा। तो 1 घंटा प्रोग्राम लेट करना पड़ा,
और उन्होंने इसमें आए थे एज अ चीफ गेस्ट और इसमें इसका वो करा था। तो इस तरीके से जब आप स्टार्ट करते हो ना तो लोगों को लगता है, इवन जब मैंने ये बुक लिखी तो लोगों को लगा कि अरे क्या है, मैं लोगों से क्वेश्चन पूछने जाती या पिक्चर्स के लिए बोलती, तो मुझे कई कई बार कॉल करना पड़ता कि क्योंकि ऑलरेडी काम हो चुका था, तो अगर किसी के बारे में लिख रहे हैं तो उनके पास पिक्चर्स थी, मेरे पास तो नहीं थी सब पिक्चर्स। तो उस समय बहुत लोगों ने लाइटली लिया, लेकिन जब बुक आ गई, छप गई, और स्पेशली जब मैंने गवर्नर मैडम को लिखा कि मुझे एक बेस्ट विशेस का लेटर चाहिए, उन्होंने जब बुक की स्क्रिप्ट पढ़ी, क्योंकि स्क्रिप्ट देनी होती है ऑफिस में, तो उन्होंने खुद अपनी तरफ से, उनके ऑफिस की तरफ से मुझे प्रस्ताव आया कि वो जब भी पीलीभीत विज़िट करेंगी इसका वहाँ पे विमोचन करेंगी, क्योंकि गोमती उद्गम वहाँ पे। तो अब जब बुक आ गई मार्केट में तो कई लोगों की शिकायत की मेरी फ़ोटो नहीं या मेरा मैटर नहीं, तो वो एक चैलेंज है कि जब आप काम कर रहे होते हो तो आज विभिन्न मंच मिल रहे हैं, आप जैसे लोग अगर इतना इस पे फेथ रख रहे हैं और इतने बड़े मंच पे बुला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो थोड़ा बहुत काम हुआ ही है। और उसके पॉजिटिव पहला कदम ही कठिन होता है, बाकी जी तो जी रास्ता जी आसान हो जी जाता जी है। जी जी तो वो पूरा लिखने का टाइम, वो टेन्योर बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि आपको कई कई बार बहुत रिमाइंडर्स डालने पड़ते, तो एंड में कई लोगों के नहीं मिले, तो फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, ये चैप्टर जाने दो, या इनके बारे में मैं लिख देती हूँ, इनकी पिक्चर्स जाने दो। तो ऐसा हुआ। अच्छा, और दीपिका जी, आप इसका कुछ हमें टेक्निकलिटीज़ बता सकती हैं कि कैसे कुछ मैपिंग होती है रिवर को साफ़ करने के लिए, क्या टेक्निकल चीज़ें हम यूज़ करते हैं नदी को साफ़ करने के लिए? देखिए, मेन तो सबसे पहले वहाँ का फ्लोरा एंड फौना इन लोग ने साइंटिस्ट बुलाए थे। इस जगह का जो ये लेक है, यहाँ पे बहुत तरीके के स्पीसीज़ ऑफ टर्टल्स हैं। तो वहाँ पे पूरा एक संग्रहालय भी बन सकता था टर्टल्स पे, जो अभी शायद उस पे काम चल रहा है, बना नहीं है। तो वहाँ का फ्लोरा एंड फौना रीड करना पड़ता है, प्लस ये जो गोमती का उद्गम है, तो ये लेक थी, यहाँ पे साइफन पॉइंट्स थे। साइफन पॉइंट आप ऐसे समझिए कि 4 फाउंटेन थे, नेचुरल फाउंटेन्स, तो उससे पानी निकलता था। वो एकदम डीप है और वो अभी भी बंद है। तो ये लाइक नेचुरली एक फेड रिवर थी और रेन वाटर पे बहुत डिपेंडेंट थी। तो वो सब उसके लिए, क्योंकि बहुत गड्ढा है तो मशीनरी और ये सब जाना वो है, तो मेनली फिर तो जो बड़ी मशीनरीज थी उनको सब बुला के खुदाई करके और उन्होंने साफ़ किया। तो हाँ, बहुत सारे लोग, बहुत सारे वो सब इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि फिर सॉइल कंजर्वेटर्स भी बुलाए जाते हैं, सॉइल की रीडिंग होती है, अच्छा, साइंटिस्ट भी बुलाते सफाई हैं। होने के क्या मापदंड हैं? क्या पैरामीटर्स होते हैं कि हमें पता चलता है कि नदी अब कितनी साफ़ हो गई? जी देखिए, वहाँ से तो लुप्त ही हो गई थी, मैप पे वो एकदम पतली नाली की तरह बची थी। एंड क्योंकि लोगों ने जो अगल बगल जिनके फील्ड्स थी उन्होंने इंक्रोच कर लिया था, और वहाँ पे भी खेती होने लगी थी, मिट्टी डाल दी थी। तो मेन तो सबसे पहले उन्होंने जो मैप था, मैप निकलवाया, पुराने मैप्स निकलवाए और देखा कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो गूगल अगर आप करेंगे तो कई जगह 47 किलोमीटर और कई जगह 49 किलोमीटर आता है। तो उससे पूरा निकलवा के उसकी लंबाई चौड़ाई, फिर लोगों को एजुकेट करना। अगर अब आप उनकी हो तो उन्होंने बोल दिया मेरी ज़मीन है, तो उनको वापस वो ज़मीन लेनी पड़ती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। और आपको इंस्पिरेशन, प्रेरणा कैसे मिली कि आप ये नदी पे काम करें, इस पे किताब लिखें? आपने क्या कोई एनवायरमेंटलिस्ट थे जिनको पढ़ा था, उनको सुना था, आपने कोई डॉक्यूमेंट्री देखी? ये सबसे पहले जो विचार आया वो कैसे आया आपके दिमाग में? मैं आपको सच बताऊं, मैं ये 2017 की बात है, मैं टीवी देख रही थी और माननीय मोदी जी का कोई भाषण चल रहा था। उसमें उन्होंने बोला था कि अगर ये छोटी छोटी फिल्में बने और हम सोशल मीडिया पे डालें, बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। तो अगर हमें एनवायरनमेंट में, मुझे शुरुआत से ही इंटरेस्ट था, अब वो कहाँ से आया वो तो मैं नहीं बता सकती। तो फिल्म बनानी चाहिए और ऐसे ऐसे अगर काम होंगे तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेंगे। वो उनका 2017 का विजन था, जो कि मेरे तुरंत दिमाग में आ गया, और मैंने 2017 में ही दिसंबर में अपनी फर्म रजिस्टर करा ली। एंड मैंने 2017 से फिल्म्स बनानी स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने यूपी के ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स, जहाँ पे कुछ
ऐसी चीज़ें कर सकते थे। मैं ऐसा नहीं कि मैंने सूचना में एनरोल हो गए और बहुत सारी फ़िल्म्स बना डाली, वो नहीं। जो कहीं न कहीं सोसाइटी में चेंज लाए, इम्पैक्टफुल हुए, वही फ़िल्म्स बनाई और उन्हीं पे ही काम तो किया। और इसके अलावा आपने कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट्री बनाई है? देखिए सोनभद्र मिर्ज़ापुर एरिया है, टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बहुत सुंदर, नेचर ने भर भर के वहाँ खूबसूरती दी है। एंड स्पेशली अगर आप रेनी सीज़न में जाइए तो कश्मीर और स्विट्ज़रलैंड को भी वो मात देता है, इतना सुंदर है। लेकिन वहाँ पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। वहाँ पे केव पेंटिंग्स हैं, जब आदि मानव था और केव्स में रहता था, तो कोई भी लाइक भाषा डेवलप नहीं थी, लोग कुछ भी देखते थे वो दीवार पे बना देते थे। तो वो 5000 साल पुरानी केव पेंटिंग्स वो, फिर वहाँ पे फॉसिल पार्क है जो 150 करोड़ साल पुराना है। तो उस पे तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि टूरिज़्म डिपार्टमेंट के लिए मैंने फ़िल्म बनाई थी एंड उनके पास भी वो डेटा नहीं था। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई पिक्चर बनी है, कुछ तो समझ में आती है कि हाँ हाथी है कि घोड़ा है, लेकिन कुछ बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स थी जो समझ नहीं आती थी। तो किसी ने उस पर रिसर्च, कोई साइंटिस्ट ने करी थी या नहीं, वो भी डेटा उनके पास उपलब्ध नहीं था। तो बहुत ढूंढने के बाद मुझे साइंटिस्ट मिले, नौटियाल जी थे जो बीरबल साहनी से रिटायर थे। उन्होंने 2014 में, उस समय डीएम थे वहाँ पे संजय कुमार, उन्होंने बुलाया था, रिसर्च कराई थी। तो फिर मैंने उनसे पूरा डेटा लिया, तो एक फ़िल्म जो बनी तो वो बहुत इम्पैक्टफुल बनी कि आप अगर फ़िल्म दिखा रहे हो तो उस पर क्या वो पिक्चर है उसके बारे में भी विद डायमेंशंस बता पा रहे हो कि क्या है। एंड इवन 150 करोड़ साल वाला जो ये फॉसिल पार्क है, तो उसके बारे में भी रिसर्च हुई थी। वो दिल्ली के ही साइंटिस्ट थे, उन्होंने करी। तो फिर उनसे भी मैंने डेटा लिया, तो एक बेटर वो बना पाए। फिर मैंने देखा उसके बाद जब टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने अपनी उस पर यूट्यूब पे लगा दिया था, तो बहुत सारे लोगों ने उसके बाद यूट्यूबर्स वहाँ गए एंड इवन कि सेम भाषा का प्रयोग किया। बहुत अच्छा मुझे ये लगा कि एक अगेन एग्जाम्पल सेट हुआ, कितने सारे यूट्यूबर्स वहाँ गए और उस पर फिल्म बनाई। ये मेरा बहुत ही क्लीशेड सवाल है, प्रश्न है कि वेस्टर्न नदियाँ क्यों साफ़ रहती हैं और भारतीय नदियाँ क्यों इतनी गंदी रहती हैं? देखिए आप इसे इसमें कैसे बैलेंस करके आंसर देंगे? इसमें मुझे बहुत ही डिप्लोमेटिकली करेक्ट रहना पड़ेगा। देखिए है क्या, बहुत सीधे उसमें आए, इंडियंस और भारतीय लोग बहुत इमोशनल होते हैं, आस्था से भरपूर होते हैं, और नेचर वर्शिप तो आदि मानव के समय से चली आ रही है। तो हम लोग वो वर्शिप करते करते, और क्योंकि हमें पता है कि गंगा जी ही हमारे पाप धुलेंगी, कुंभ इतना बड़ा एग्जाम्पल है, कितने लोगों ने वहाँ पे डुबकी लगाई, स्नान करा। तो वो एक वो आस्था और वो इमोशन इतना ज़्यादा जुड़ जाता है कि हम भूल जाते हैं कि हम अगर इसमें, उनको लगता है कि सिर्फ या हम ही जाएंगे, तो हम सोचेंगे हम ही ने तो फूल चढ़ाए हैं ना, या हम ही ने डुबकी लगाई। तो वो भूल जाते हैं कि इसमें एक यहाँ चीज़ पे ऐड कर रही हूँ मैं कि ये जो इमोशन और पैशन है, ये हमें डाइवर्ट करना पड़ता है, इसको दूसरी दिशा देनी पड़ती है। अगर आप उतना इमोशनल कर दो कि हमें हाँ ये नदी साफ़ करनी है, तो शायद लोग उतने इमोशनल होकर साफ़ भी कर देंगे। वही तो फिर वही वो आस्था का विषय आ जाता है। तो आपको उनको बहुत अलग तरीके से और एक बहुत तरीका डिफरेंट अपनाना पड़ेगा उनको समझाने के लिए, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया ना, जब 47 किलोमीटर में हम लोग ने पदयात्रा करी थी, तो यही तरीका अपनाया था। क्योंकि गांव वालों को आप डायरेक्ट नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं ऐसा करना है, उनको उन्हीं के तरीके से उन्हीं की भाषा में समझाना होता है। तो ये धीमे धीमे चेंज आ रहा है। अगेन हम फिर बोलेंगे सोशल मीडिया आपके सरीखे मंच, जहाँ से ये बात ही हो रही है। अगर आज की डेट में हम लोग ये बात कर रहे हो, शायद अगर यहाँ के 20 ऑडियंस भी सुन रहे हैं और ये इसके बारे में लिखते हैं जाके या शेयर करते हैं, या ये हमारे जो आज का यूथ बैठा हुआ है ये सुन रहा है, इनके कानों में कुछ पड़ रहा है, कुछ भी ये चेंज लेके आते हैं, तो ये इम्पैक्ट ही है जो कि हम दे पा रहे हैं सोसाइटी को। और दीपिका जी, कौन कौन सी और नदियाँ हैं जो गोमती में अभी जिनका हम जिन्हें पुनर्जीवन दे रहे हैं, जिनको हम रिवाइव कर रहे हैं? कुछ ऐसी हैं खास नदियाँ जिन पे काम देखिए चल रहा है या हमने ऐसे किया हो जिनको देखिए रिवाइव? अभी तो गोमती पे ही बहुत सारा काम होना बाकी है। फिर यहाँ पे लखनऊ में कुकरेल, जो कि अभी तक लोग नाला बोलते थे, कुकरेल रिवर है, तो उस पे भी काम हो रहा है। साईं जो कि विलुप्त हो गई है,
उस पर भी काम हो रहा है। गंगा जी पे तो खैर दुनिया परिचित है, काम हो रहा है, शायद होता आएगा, क्योंकि गंगा जी को इतने लोगों के पाप धोने हैं और आगे भी धोती रहेंगी, तो वो गंदी होती ही रहेंगी और हमको साफ़ करना होगा। तो हमको आस्था को इससे जोड़ना होगा कि आस्था है ठीक है, आपका भाव है ठीक है, लेकिन जैसे आप अपना घर नहीं गंदा करते हो और वैसे नदियाँ क्यों गंदा कर रहे हो। जब तक ये दिमाग में लोगों के है ना, कि लोग ना जनरली करते क्या हैं, घर साफ़ कर लिया, कूड़ा बाहर इकट्ठा कर दिया, वो भी आप ही की जगह है। जब तक ये वाली चेंज माइंडसेट में नहीं आएगा तब तक चेंजेस नहीं आएंगे। दो आ रहे हैं, स्टार्ट हो गए हैं एंड स्लो हैं, लेकिन इसको शायद अगर हम फास्ट कर दें तो बहुत जल्दी हमारी सब नदियाँ साफ़ हो जाएं। साउथ में देखिए कावेरी पे विवाद तो चलते ही रहते हैं, प्लस उसको भी रिवाइव करना और बहुत कुछ करना है। अगर किसी ऑडियंस का कोई सवाल है दीपिका जी से, आप पूछना चाहेंगी? है माइक लीजिए। सबसे पहले तो मैं दीपिका जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूँगी, क्योंकि मैं एक्चुअली गोमती की बेटी इस तरीके से हूँ कि मेरा रिश्ता सुल्तानपुर और जौनपुर से है। अरे वाह। तो गोमती के किनारे ही है ये। तो बहुत अच्छा लगा आपका ये सुन के आपका, और साथ में मैं किताब भी ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। अब मेरा सवाल ये है कि मूर्ति को तो हमने देखा, सच में बहुत काम हुआ मूर्ति पर, और उनकी आस्था से क्योंकि बहुत सारे मंदिर जो हैं वो मूर्ति के किनारे इसलिए हैं कि जो नदियों के किनारे जो मंदिरों का निर्माण होता है उनको ज़्यादा मान्यता प्राप्त होती है, उनको ज़्यादा सिद्ध माना जाता है। सवाल मेरा ये है कि मूर्ति के अलावा आपको और कौन सी नदी ऐसी लगती है कि जिस पर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? इस समय तो मैं बोलूँगी हमारे देश की राजधानी यमुना पे ही होना चाहिए। ये हमारी देश की राजधानी की नदी है। अगर ये साफ़ हुई तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट होगा, बहुत दूर तक के ये बात जाएगी कि ये नदी साफ़ होकर रिवाइव हो गई है। तो इस पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है काम, और कहा भी जाता है कि गोमती की बहन है यमुना जी। थैंक यू। कोई और सवाल पूछना चाहेंगे ऑडियंस में से? तो दीपिका जी, आप आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं बस यही बोलूँगी कि अगर हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं फिर से यही कहूँगी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते रहें। गोमती में अपनी तरफ से, या कोई भी रिवर को अगर हम पास रहते हैं या जाते हैं उसको विज़िट करते हैं, गंदा ना करें तो ये बहुत बड़ा काम होगा। और ऐसे धीमे धीमे, जैसे वो मूवी में भी था कि 1 से 5 और 5 से 10 होते जाएंगे, बिल्कुल। तो ये चेंज आएगा। और आप खुद भी देखो किसी को गंदा करते हुए या कुछ डालते हुए तो मना कर दो, धीमे से मना कर दो। आई नो बहुत बार बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलते हैं, तो चेंजेस आएंगे। शुरुआत तो होती है। बिल्कुल शुरुआत तो होगी। तो दीपिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्ञानवर्धक हमारा सेशन सत्र रहा है, और मुझे लगता है कि ऑडियंस में से जितने भी लोगों ने सुना है, आसपास जितने भी लोग हैं, उनको बहुत ही अच्छा संदेश मिला है, और हम अपने मन की तरह नदी को भी साफ रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। थैंक